प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को अंधिमान वक्र या तटस्था वक्र के बारे में बताऊंगी। अंधिमान वक्र किसे कहते हैं या तटस्था वक्र किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तटस्था अंधिमान वक्र किसे कहते हैं? तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा है जिसमें प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। थोड़ा सा मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताती हूँ। मान लो एक उपभोक्ता है, वो दो वस्तुएं खरीदता है क्योंकि उसकी आय तो सीमित है। वो दो वस्तुएं खरीदता है, सेब और केला। मान लो वो 4 सेब खरीदे और एक केला खरीदे तो भी वो उतना ही खुश है। मान लो वह एक सेब खरीदे और 5 केले खरीदे तो भी वो उतना ही खुश है। मतलब विभिन्न संयोग, जितने भी संयोग हैं, उन सभी संयोगों से उसको समान संतुष्टि मिलती है। वो ये नहीं सोचता कि भाई मैंने ये संयोग लिया है तो मैं दूसरा संयोग अगर लेता, मान ले दूसरी तरीके से वस्तु खरीदता कि 2 सेब और 2 केले खरीदता तो मैं घना खुश होता ना। हर संयोग से उसको समान संतुष्टि मिलती है और वह अपने इन संयोगों में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। प्रत्येक संयोग के प्रति वो तटस्थ है, निश्चित है। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? तटस्था वक्र। अंधिमान वक्र या तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा है जिससे प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को क्या मिलता है? समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये हमने इसमें लिखना है। इसका भी हम एक सारिणी और चित्र द्वारा हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसको भी आप में ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पीपीसी वक्र में और तटस्था वक्र में। थोड़ा सा इसमें फर्क है क्योंकि इसमें प्रत्येक संयोग में उपभोक्ता तटस्थ है, प्रत्येक संयोग से समान संतुष्टि उसको मिलती है। हमने इसमें ये लिखना है। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे दो वस्तु ली है। एक वस्तु है ए वस्तु, उसको आप कोई भी मान लो, सेब मान लो, और एक है बी वस्तु, कोई भी वस्तु इसको हम मान सकते हैं। और ये है हमारे संयोग। ये ए संयोग है, बी, सी, डी और ई है। हाँ, ये जरूर हमें है क्योंकि उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता के पास जितने पैसे हैं उतने ही पैसे हैं। वह उतने ही पैसों से अपने संयोग में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, परंतु उसे उससे समान संतुष्टि मिलती है। अगर वो ए वस्तु की 1 मात्रा और बी वस्तु की 12 मात्रा खरीदेगा तो भी उसको उतनी ही संतुष्टि मिलती है अगर वह ए वस्तु की 4 मात्रा और बी वस्तु की 3 मात्रा खरीदे। लेकिन एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि उसकी आय निश्चित है। एक वस्तु को ज्यादा खरीदेगा तो दूसरी वस्तु को उसने कम करना पड़ेगा, लेकिन संतुष्टि है, हर संयोग में समान संतुष्टि है। तो ये हमारे संयोग हैं। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर तो आप लोगों को समझ ही आ गई कि एक वस्तु का बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का जितना त्याग करना पड़ता है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। जैसे हमने यहाँ एक वस्तु को बढ़ाया है तो इसका हमने 4 का त्याग करना पड़ा, फिर एक वस्तु और बढ़ाई तो 3 का त्याग करना पड़ा। तो एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमारी कहलाएगी। अब अंधिमान वक्र और तटस्था वक्र की हम इसमें चित्र के द्वारा हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और बटे x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, मतलब b वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और a वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। वो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हमारी टेबल है, इस टेबल से ही हम चित्र बनाएंगे और वो चित्र देखो आप किस प्रकार बनाओगे। ये सेम है, बहुत अच्छे से आप इसको आराम से बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम ए वस्तु लेंगे और यहाँ पर हम बी वस्तु लेंगे। अब देखो, ए वस्तु है हमारी 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और
12। एक को 12 से एक वस्तु और बी वस्तु की 12 इकाई, ये इसकी एक इकाई है, इसकी 12 है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारा यहाँ आएगा। ऐसे ही ए वस्तु की 2, इसकी 8, ये देखो ये 8 है और ये हमारा है 2। इसको भी आप ऐसे मिला सकते हो, ऐसे करके इसको आप लिख सकते हो। फिर 3 और 5, ये हमारा 3 है और ये 4 और 6 के बीच की जो लाइन है वो हमारी है 5। फिर है हमारी 4 वस्तु और 3 वस्तु, ये हमारी 4 वस्तु है ए की और इसकी हमारी है ये 3 वस्तु। फिर हमारी है ए वस्तु की 5 मात्रा और बी वस्तु की 2 मात्रा, ये हमारी 5 मात्रा है और ये हमारी है 2 मात्रा। इन सब को जब हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमारी रेखा बनेगी, ऐसे, मतलब ऐसे बनेगी, ये वाली हमारी रेखा बनेगी। ये हमारा अंधिमान वक्र है, ये वाला, इसे हम तटस्था वक्र या अंधिमान वक्र भी बोलते हैं। अब देखो तटस्था वक्र अंधिमान वक्र की विशेषताएं क्या हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसमें हम लिखेंगे कि अंधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। नंबर 2, अंधिमान वक्र या तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर का मतलब ऐसे, ये होता है। 2 तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ये हमारी इसकी विशेषताएं हैं। देखो मैं इसकी विशेषताओं को तुम्हें अलग से बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये अलग से आता है पेपर में, इतना बड़ा नहीं आता कि सारी चीजें हमने एक बार लिखनी पड़े। अगर ये आया, इतना आया कि तटस्था वक्र किसे कहते हैं, चित्र द्वारा इसकी व्याख्या करो, तो जितना मैंने आपको अब तक बताया बस उतना ही लिखना है। तटस्था वक्र की विशेषताओं का वर्णन करो, ये क्वेश्चन हमेशा अलग से आता है, 3 नंबर का आता है हमेशा, और अलग से आता है कि तटस्था वक्र की विशेषताएं बताओ। ये इसकी विशेषता है। सबसे पहले हम लिखेंगे तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, और फिर हम उसको बना के भी दिखा देंगे, ये ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ हम लिखेंगे y, ये हमारी a वस्तु और ये हमारी b वस्तु, और हम यहाँ पूरा लिखेंगे कि तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। नंबर 2, तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। दोबारा फिर बना देंगे इसको, मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। फिर हम एक बार फिर इसको ऐसे बना के दिखा देंगे और यहाँ पूरा लिखेंगे, ए वस्तु बी वस्तु एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा लिखेंगे, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तीसरी जो हमारी विशेषता है, तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। 2 तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, ये लिखेंगे हम नहीं काटते, ऐसे बना के दिखाएंगे और फिर लिखेंगे कि तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। और इसकी चौथी विशेषता क्या है कि ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तटस्था वक्र एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो ऊंचा तटस्था वक्र है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। तो ये हमारी 4 इसकी विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं हैं, 3 नंबर से ऊपर कभी भी ये एग्जाम में नहीं आता, और इसके लिए हमने इसको इतना ही लिखना है। अब आप आगे बजट रेखा, अभी ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी, 2 नंबर के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये बड़े बड़े लेसन की वीडियो दे देती हूँ, बड़े क्वेश्चंस की वीडियो दे देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को छोटे क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर वाइज सारे रिपीट करवा दूंगी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, 1 नंबर के हैं, सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को सारा बताऊँगी। बहुत इजी है, जब हमें पूरा चैप्टर आ जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमें मुश्किल नहीं लगता, और नहीं हमें मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन दिक्कत आती है उसमें कोई भी, क्योंकि उसके लिए पहले हमें पूरा लेसन याद होना चाहिए, लेसन की हमें डीपली तक उसको पढ़ना पड़ता है। अब इसका एक लास्ट है बजट रेखा।
बजट रेखा देखो, बजट रेखा वह रेखा है जो उन दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से खर्च करता है। जिन दो वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण सीमित आय को खर्च कर देता है तो वह बजट रेखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम इसका एक उदाहरण समझो। मान लो हमारे पास 40 रुपये हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारी आय है और हम इसको मानेंगे ये सीमित है। हमें दो वस्तु लेनी है, एक सेब लेना है, एक संतरा लेना है। तो उस सेब और संतरे पर हम 40 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 40 रुपये से ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। तो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बजट रेखा कहते हैं जिसे उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय से खर्च करता है। अब देखो, मान लो इसको हम कैसे निकाल लेंगे। मान लो हमारे पास है 40 रुपये, हमने खरीदा है दो दो चीजें हमें खरीदनी है। एक खरीदनी है सेब और एक खरीदनी है केला। जो सेब है वह भी 10 रुपये की एक है, और जो केला है वो भी 10 रुपये का एक है। दोनों चीज 10-10 रुपये की आ रही है। तो वो एक उपभोक्ता ने देखना है कि वो कौन सा संयोग ले और किस प्रकार से अपनी आय को खर्च करे कि 40 के 40 रुपये उसके खर्च हो जाए। मान लो उसने एक सेब ली तो उसने 3 केले लिए। तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि उसके 40 रुपये पूरे खर्च हुए कि नहीं हुए। एक सेब है और 10 रुपये की एक सेब मिल रहा है, तो गुणा कीमत करी 10 हो गए, जमा 3 केले हैं, वो भी 10 रुपये का एक केला है, तो 10 से हमने गुणा करी, तो 10 और 10 दिए 30, तो कितने हो गए हमारे 40 रुपये। तो ये जो 40 रुपये है ये संपूर्ण खर्च हो गए। हमें अपनी पूरी की पूरी आय दो वस्तुओं पर खर्च करनी है, और इस प्रकार से खर्च करनी है कि उसके हम कोई भी संयोग लें लेकिन वे 40 रुपये से अधिक ना हो। तो देखो इसके बहुत सारे संयोग बन जाते हैं। जैसे एक सेब 3 केले, जैसे 1 और 3 का संयोग बन गया। दूसरा संयोग इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 और 2 का भी बन गया। मान लो हमने 2 सेब ली और 2 केले लिए, तो ये भी 20 रुपये की और ये भी 20 रुपये की, 40 रुपये हो गए। फिर मान लो हमने सेब खरीद दिए नहीं, सेब 0, तो हमने 4 के 4 केले खरीद लिए। या हमने जब 4 केले खरीदेंगे तो सेब 0 खरीदनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम 3 सेब खरीदेंगे तो हमें 1 केला खरीदना पड़ेगा, तब हमारे 40 के 40 रुपये पूरे होंगे। तो जो ये हमारे संयोग हैं, इन्हें एक उपभोक्ता इन विभिन्न संयोगों पर अपनी संपूर्ण आय खर्च कर सकता है। तो इन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली जो रेखा है वह हमारी क्या कहलाएगी, बजट रेखा कहलाएगी। इसको हम एक टेबल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा सेब और यहाँ लिखा हमने केला, ठीक है। सेब भी 10 रुपये की है और केला भी 10 रुपये का है, और हमारे पास जो आय है वह है 40 रुपये। तो हम अपने इस 40 रुपया ने हम इस पर कैसे खर्च करेंगे। देखो, अभी अभी मैंने आप लोगों को लिख के बताया है। 1 सेब 3 केले, 2 सेब 2 केले, और वही 3 सेब 1 केला। अगर हमने 4 सेब ली तो हमने केले कितने लिए, 0। अगर हमने 4 केले लिए तो हमने यो 0 लिया। तो इस 4 को हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम ऊपर लिखेंगे ये टेबल बनाने के लिए। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ 0 और यहाँ हमने 4। तो ये हमारे संयोग हैं, यही वाली चीजें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। तो एक उपभोक्ता, तो इसको हम एक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर हम इसकी एक समीकरण बनाएं तो वस्तु की मात्रा गुणा वस्तु की इकाई, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, वस्तु की मात्रा गुणा कीमत प्लस वाई वस्तु की मात्रा गुणा कीमत बराबर है कुल आय।
ये वाला जो हमारा सूत्र है, ये हमारा बजट रेखा का सूत्र है। मतलब वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा का मतलब है जैसे मान लो हमने ली 1, तो 1 उसकी कीमत है 10, तो 1 गुणा 10 जैसे मैंने पहले बताया था, प्लस y की मात्रा हमने 3 ली है, तो 3 गुणा उसकी कीमत से गुणा करेंगे तो 10, और कुल आए हमारी 40। मतलब इनका जो खर्च है, ये जो है, ये वाली जो मैंने चीज बताई है, इसका सूत्र ये है। तो इसको और छोटा करके अगर आप लिखना चाहो तो x1 गुणा p1 प्लस x2 गुणा p2 बराबर है m। ये भी आप इसको लिख सकते हो। इसमें x1 सेब है, x2 केला है, उसको उसकी मात्रा जो है उसको कीमत से गुणा कर दिया, तो वो कितनी हो जानी चाहिए, हमारी कुल आय के बराबर हो जानी चाहिए। तो जब हम इस संयोग को, इन चीजों को एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बजट रेखा कहलाती है। और जो बजट रेखा है वो एक सीधी हमारी रेखा होती है जो दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है। उसको आप इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी ए वस्तु है, और ये हमारी बी वस्तु है। ए वस्तु सेब, बी वस्तु केला, कुछ भी आप मान सकते हो, सेब और संतरा भी मान सकते हो, कोई भी इमेज आप इसमें कर सकते हो। और इस प्रकार से जैसे यहाँ सेब मैंने लिखा है, या ए वस्तु, चलो यहाँ हम एक सेब लिख देते हैं क्योंकि वहाँ हमने सेब लिखा, और यहाँ हम लिख लेते हैं केला। तो 0 से लेकर 4 तक, 0 तो ये है हमारा 1 2 3 और 4, ऐसे ही ये भी 0 से 1 2 3 और 4। जब आप इसका एक संयोग बनाओगे तो ये एक सीधी रेखा आएगी। ऐसे जब तुम इसको मिलाओगे तो ये एक सीधी रेखा आएगी, यहाँ इस 4 के आगे आके मिल जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो जो ये हमारी है, ये बजट रेखा आएगी। ये सीधी रेखा कैसे आएगी, 0 को 4 से मिलाया, इस 0 को देखो 4 से मिलाया, फिर 1 को 3 से मिलाया, ये 1 है इसको 3 से मिलाएंगे, तो जैसे 1 और 3 है तो ये यहाँ आएगा, ऐसे एक सीधी रेखा बन जाएगी ये। तो ये क्या है, हमारी बजट रेखा है। इसे हम क्या कहेंगे, बजट रेखा है। अब बजट रेखा में परिवर्तन के क्या कारण है, ये इतना बड़ा नहीं आता, कई बार क्या आता है, बस बजट रेखा किसे कहते हैं या उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं, तो वो बजट मैंने आप लोगों को बता दिया है। बजट रेखा में परिवर्तन का क्या कारण है, या बजट रेखा में जब परिवर्तन होता है तो वो क्या दर्शाता है, ये कई बार पेपर में आ जाता है कि बजट रेखा में परिवर्तन क्या दर्शाता है। देखो ये बहुत इजी है, आसान है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको लगेगी बजट रेखा में। ये देखो, ये हमारी बजट रेखा, इसे हम बजट रेखा कहते हैं। ये एक्स वस्तु होगी, ये वाई वस्तु होगी। अगर बजट रेखा ऊपर की तरफ चली गई, मान लो बजट रेखा यहाँ आ गई, इधर सरक गई, तो ये क्या दर्शाती है, मान लो पेपर में आ गया कि बजट रेखा का ऊपर की तरफ सरकना क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, बजट रेखा जब ऊपर की तरफ सरक जाएगी तो इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता था उसकी आय बढ़ गई, उसने एक्स वस्तु की भी मात्रा घनी खरीदी है और वाई वस्तु की मात्रा भी अधिक खरीदी है। पहले वो एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ से यहाँ तक ले रहा था, लेकिन अब यहाँ आ गया, इतनी ज़्यादा मात्रा खरीदी है, और ऐसे ही उसने वाई वस्तु की भी मात्रा अधिक खरीदी है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण जो बजट रेखा है वह ऊपर की तरफ चली जाती है, और उपभोक्ता की आय में कमी के कारण जो बजट रेखा है वह नीचे की तरफ आ जाती है। ये इसके परिवर्तन के कारण है। आय में जब कमी होगी तो बजट रेखा नीचे आ जाएगी, आय में जब वृद्धि होगी तो बजट रेखा ऊपर की तरफ चली जाएगी। कीमतों का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब वस्तु की कीमत का, ये तो उपभोक्ता की आय का प्रभाव होगा, इसे तो हम क्या बोलेंगे, आय का प्रभाव। मतलब आय के
बढ़ने या घटने से बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ा। आय बढ़ेगी, बजट रेखा ऊपर चलेगी, आय घटेगी, बजट रेखा नीचे आ गई। लेकिन वस्तु की कीमत में परिवर्तन का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखो, वस्तु की कीमत में बजट रेखा का क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया। आप ये बताओ, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो हम जितने पैसे से पहले उस वस्तु को खरीदने थे उतने ही पैसों से हम उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेंगे। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 10 रुपये का एक संतरा आता है, मान लो 5 रुपये का आने लगेगा तो हम उस 10 रुपये से 2 संतरे खरीदेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस वस्तु की कीमत में कमी होगी ना, उस वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जाएगी। और अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मात्रा कम खरीदी जाएगी। क्योंकि मान लो अगर संतरा 10 रुपये की बजाय 20 रुपये का हो जाए तो हम जहाँ 2 संतरे खरीदने थे वहाँ एक उतने पैसों में हमें एक मिलेगा। जैसे पहले 20 रुपये में हम 2 संतरे ले लेते, लेकिन कीमत बढ़ने के कारण हम एक संतरा लेंगे। तो कीमत में वृद्धि का और कीमत में कमी का वस्तु की बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये है हमारी ए वस्तु और ये है हमारी बी वस्तु। पहले हमारी बजट रेखा थी यहाँ। मान ले ए वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, तो ए वस्तु होगी महंगी और बी वस्तु उतनी है रही, उस पर कोई उसकी कीमत पर प्रभाव नहीं है, वह उतनी जितनी पहले थी उतनी ही उसकी कीमत है। लेकिन किसकी कीमत बढ़ गई, ए वस्तु की। यहां मैं लिखती हूं ए वस्तु की कीमत में वृद्धि। जब ए वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी और बी वस्तु यूं की रहेगी तो जो बजट रेखा है वह यहाँ ऐसे आ जाएगी, इधर सरक जाएगी। बी वस्तु की तो यूं की रही क्योंकि उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन ए वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो बजट रेखा इधर आ गई। अगर इस पर उल्टी बात होती कि ए वस्तु की जो कीमत है वह सस्ती होगी तो हम उतने ही पैसों से ए वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेंगे, तो उसमें या जो बजट रेखा है या कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। कीमत में वृद्धि होगी तो बजट रेखा इधर, कीमत में कमी होगी तो बजट रेखा आगे चली जाएगी। और जिस वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होगा उसी प्रकार से यह बजट रेखा ऊपर या नीचे चली जाएगी। तो ये था हमारा बजट रेखा में कीमत का क्या प्रभाव होता है और बजट रेखा पर आय का क्या प्रभाव होता है। तो आय का भी और कीमत का भी मेरे हिसाब से आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। और अब मैं एक लास्ट इसका छोटा सा क्वेश्चन है जो कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, कई बार 3 का भी आ जाता है, कि उपभोक्ता संतुलन को बजट रेखा और अंदिमान वक्र के द्वारा किस प्रकार दिखाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं, फिर ये हमारा लेसन है कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेसन में मैं आपको फिर दोबारा और वीडियो बनाकर दूंगी। देखो, उपभोक्ता संतुलन बजट रेखा और अंदिमान वक्र के द्वारा। वैसे ये बच्चे थोड़ा सा इसको मुश्किल से समझते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है कि अंदिमान वक्र और बजट रेखा के द्वारा उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जहां पर अंदिमान वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बस इतना ही लिखियो इसमें, इससे ज़्यादा मत लिखियो। और उसका टेबल बना, उसके चित्र बना के तुमने दिखाना है। देखो मैं बताती हूँ किस प्रकार से तुमने इसका चित्र बनाना है। ये देखो, ये हमारी है बजट रेखा। सबको पता है यहाँ हम ए वस्तु,
ये पूरा लिखना है आप लोगों ने, बी वस्तु, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, पूरा प्रॉपर आप लोगों ने इसको एक स्केल के साथ और पेंसिल के साथ बनाना है। ये हमारी बजट रेखा है। आप लोगों को सबको पता है अंदिमान वक्र कैसे होते हैं, और अंदिमान वक्र एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। तो जहां पर अंदिमान वक्र, देखो ये हमारा अंदिमान वक्र है, ये अंदिमान वक्र और बजट रेखा यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये वाली जो चीज है, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि वो ए वस्तु की ओ ए मात्रा और बी वस्तु की ओ बी मात्रा खरीदेगा, और ओ ए वस्तु की ओ ए मात्रा, इतनी मात्रा चाहिए 8 है 10 है जो भी है, और ऐसे ही बी वस्तु की इतनी मात्रा खरीद कर वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वो संतुलन की अवस्था में है, और वो अपने इस संयोग को चेंज नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता, जहां पर वो संतुलन की अवस्था में है। एक उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब वह दो वस्तुओं की उस मात्रा को खरीदता है जहां से उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस उपभोक्ता को, जहां पर हमारा ये अंदिमान वक्र और ये हमारी बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, तो उसके द्वारा जो संयोग बनता है उस संयोग को हम उपभोक्ता का संतुलन कहेंगे। इस बिंदु को आप कोई भी बिंदु दे दो, वाई बिंदु दे दो, और इसको लिखो ये उपभोक्ता का संतुलन है। और इस संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता ए वस्तु की ओ ए मात्रा और बी वस्तु की ओ बी मात्रा खरीदेगा। मतलब कि दोनों वस्तुओं की इतनी, एक की इतनी मात्रा खरीद के वो पूर्ण रूप से संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि इस संयोग से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन हम इसको समझाने के लिए इसके साथ साथ सबसे पहले आपने इतना बनाना है जितना मैंने बनाया है। अब है एक दूसरा अंदिमान वक्र, इसके पैरेलल बनाना है आपने। ये अंदिमान वक्र बजट रेखा को दो जगह से काटता है, एक यहां से एक यहां से। जब अंदिमान वक्र दो जगह से बजट रेखा को काटता है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में नहीं होता, क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं कि वो ये वाला संयोग ले या ये संयोग ले, अभी वो डगमगा रहा है। जब तक वो डगमगाएगा तो वो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। और तीसरा हम इसी के पैरेलल एक और बनाएंगे, ऐसे सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर में उसको दिखाने के लिए ये हमने एक और बनाया है। इसका क्या है कि ये अंदिमान जो वक्र है ये बजट रेखा को स्पर्श ही नहीं कर रहा, तो यहाँ उपभोक्ता के संतुलन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और जहाँ पर बजट रेखा और अंदिमान वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने से जो संयोग प्राप्त होता है वह संयोग उसका सर्वश्रेष्ठ संयोग माना जाता है। तो आपने इसको इस प्रकार से लिखना है। तो धन्यवाद अच्छे से वीडियो देखने के लिए। आगे हम फिर आपको और नई नई वीडियो लाकर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।